हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 के मैथ का, ठीक है, मैथ का यूपी बोर्ड का 2026 का मस्ट जो है 50 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका मैथ का है, जो 50 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हीं को आज बताएंगे। सही, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, मैथ का है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो संपूर्ण हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू कर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में जो है पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो है कि पहला क्वेश्चन जो है देखेंगे, हमारा पहला है, ठीक है, पहला हमारा क्या है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय, ठीक है, को उदाहरण सही समझाइए। तो अब यूक्लिड के विभाजन प्रमेय को उदाहरण सहित अब अच्छी तरीके से यदि अगर पढ़ते हैं तो अब ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन दो यहाँ पे, ठीक है, हमारा क्वेश्चन दो देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दो क्या बोल रहा है कि 405, ठीक है, हमारा क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन दो है 405 और 252 का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको 405 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब इसे 405 दिया है, 252 दिया है, तो यहाँ पे कोई और अंक हो सकता है, यहाँ पे कोई और अंक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रकार से ही आएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर टू एक अपर इम्पेयर संख्या है। तो यहाँ पे अंडर टू की जगह अंडर रूट थ्री हो सकता है, ठीक है, अंडर रूट थ्री हो सकता है, अंडर रूट टू प्लस वन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, अंडर रूट टू प्लस 1/3 हो सकता है, अंडर रूट थ्री प्लस वन हो सकता है। तो यहाँ पे एक संख्या हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से आएगा, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है इसी पैटर्न से आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग और किसी भी भाज्य संख्या का वर्ग 3 के, ठीक है, 3 के गुणज के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पेपर में अधिकतर बार आता है, और इसी प्रकार का ये क्या है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे बस यहाँ पे जो संख्या नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, वर्ग 3 के गुणज के रूप में है, यहाँ पे और संख्या, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 3 का संख्या और हो सकता है, संख्या बदल जाएगा, लेकिन पैटर्न जो हमारा यही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला है, यदि दो संख्याएं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस वीडियो में हमको हल करके नहीं बताएंगे, ठीक है, हल करके नहीं बताएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस वीडियो में हम आपको पूरा पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है। पैटर्न हमारा क्या है कि यदि दो संख्याएं इतना 306 और 657, यहाँ पे संख्या बदल सकता है, 306 की जगह पे कुछ और हो सकता है, 657 की जगह पे कुछ और हो सकता है, 9 की जगह पे कुछ और हो सकता है, एचसीएफ की जगह एलसीएम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, ऐसे पैटर्न यही रहेगा, लेकिन आपको पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उनका एलसीएम क्या है, यहाँ पे एचसीएफ बोला है तो यहाँ पे एलसीएम दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एचसीएफ दे देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, बहुपद से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में बताने हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए, अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि अल्फा और बीटा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है कि वर्गमूल अल्फा वर्गमूल, तो ठीक है, वर्गमूल है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है अल्फा और बीटा का, तो अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब अच्छे तरीके से अब हल कर सकते हैं। यहाँ पे समीकरण ये दिया है, यहाँ पे समीकरण दूसरा हो सकता है, लेकिन पैटर्न हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न हमारा यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा। बस हमारा जो है ये समीकरण जो हमारा दिया गया है, समीकरण हमारा एक्सचेंज हो सकता है, दूसरा हो सकता है, बस, ठीक है, नहीं तो हमारा यही रहेगा पैटर्न हमारे क्वेश्चन का यही रहता है, ठीक है, बस समीकरण बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोला गया, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा समीकरण बदल सकता है, ठीक है, समीकरण यहाँ पे x² की जगह पे कुछ ये 2x² हो सकता है, 3x की जगह पे कुछ और बदल सकता है, यहाँ पे जो माइनस दिया है यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस प्लस हो सकता है। तो वहाँ पे बस समीकरण एक्सचेंज यहाँ पे होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न हमारा होगा, पैटर्न हमारा यही होगा, ठीक है, पैटर्न हमारा समीकरण एक्सचेंज हो सकता है, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यदि आप किसी भी समीकरण को आप गुणनखंड विधि से यदि हल करना आपको याद होगा, आपको आता होगा, आपने किया होगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको हल करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हल करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमारा, यहाँ पे
प्रूव करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, प्रूव करना है एक्स क्यू, ठीक है, -6 प्लस 11x -6 इक्वल टू 0 के मूल 1 2 3 है। इसके मूल हमको ज्ञात करना है 1 2 3। इस समीकरण को अब हल करेंगे, इसके 3 मूल होंगे, तो वहीं आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, किसी द्विघात बहुपद के गुणांक से मूलों के योग और गुणनफल से संबंध लिखिए। आपको संबंध स्थापित करना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। क्वेश्चन हमारा 10, क्वेश्चन हमारा 10 क्या बोला है, यदि पी एक्स इजकल टू क्यू या यदि पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू -3x² प्लस एक्स प्लस 2 हो तो पी -1 कामा पी जीरो कामा पी 2, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा आता रहेगा, ठीक है, हमेशा आता रहता है। तो आपको इस समीकरण का बस, इसमें जो समीकरण वाला है ना, आपको बता रहे हैं कि समीकरण बस एक्सचेंज हो सकता है, बस यहाँ पे नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं बस, लेकिन आपका पैटर्न जो है वही रहेगा पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3, चैप्टर नंबर हमारा 3, चैप्टर नंबर 3 क्या बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमें इसमें क्या चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार के इसका पैटर्न जो है, ठीक है, आप पैटर्न पकड़िए, ठीक है, पैटर्न पकड़िए, पैटर्न को आप समझ लेंगे तब आपको आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण दिया है 2x + 3y = 8, x - y = 1। तो आपका हमारा बोले पहले ही आपको पेपर का पैटर्न यही रहेगा, आपको समीकरण एक्सचेंज रहेगा। जो एक समीकरण इतना = 8 दिया है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, x - y = 1 दिया है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है। तो आपका जो है क्वेश्चन का जो है समीकरण जो है बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, आपका जो एक पैटर्न है, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12, किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों को हल नहीं है। तो इस समीकरण का जो है हल नहीं है, तो आपको ऐसे करना, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका समीकरण एक्सचेंज हो सकता है, यह भी समीकरण एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है पेपर का जो है पैटर्न है वही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 13 का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन, पहले समीकरण क्या था, गुणनखंड विधि था, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण दोनों को हल करने के प्रतिस्थापन विधि और गुणनखंड विधि, एक एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे ऐसे दिया है। गुणनखंड विधि आपको याद हल करना आपको आता रहेगा, सही रहेगा, और प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोला है, किसी वस्तु की कुल कीमत ₹2400 है, दो वस्तुओं के मूल्य का, ठीक है, अनुपात 3/5 है, ठीक है, दोनों के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु की कीमत दे दिया है, तो यहाँ पे पेपर का पैटर्न जो है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ दिया है। तो इस प्रकार के पेपर का जो पैटर्न आपका यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, तो क्वेश्चन बदल जाएगा उसका नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 और अंतर 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपको पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपको पढ़ा होगा, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर याद तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आप पेपर में है, वो बुक में है, ठीक है। संख्याओं का योग 27 है, अंतर 9 है, ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारा, देखिए अब हमारा गया चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 क्या है, द्विघात समीकरण। अब चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज बता रहे हैं, आप अच्छे समझते रहिए, सही रहेगा। चैप्टर नंबर 4 हमारा में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो ये सूत्र विधि से हल करने के लिए समीकरण दिया है। तो ये जो आपका समीकरण है ना, वो समीकरण एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो है पैटर्न है, आपका पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, पैटर्न वही रहेगा जो है चैप्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसकी भुजा ज्ञात करना है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 196 दिया है, नंबर एक्सचेंज हो सकता है, कोई और क्वेश्चन हो सकता है, किसी वर्ग की जगह पे कुछ और हो सकता है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया है, उसकी भुजाएं, क्षेत्रफल दिया है, उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, वर्ग की जगह पे आयत दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर अब 18 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोला है, तो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे है, किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की वेग से ऊपर फेंका जाता है, 30 सेकेंड बाद उसकी ऊंचाई h = 40t माइनस 5t स्क्वायर से दी गई है, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई पर कब होगी। अधिकतम ऊंचाई पर मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे फेंकी जा रही है तो वहाँ फेंकी जा रही है, ठीक है, किसी वस्तु के, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई जो ए है ना, यही आपको पूछ रहा है। तो आप इसको हल कर सकते हैं, ये बुक में है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बुक में है। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, 3x² माइनस 5x+2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको समीकरण का जो है, समीकरण का नंबर जो है, जो आपका नंबर है, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे नंबर सिर्फ एक्सचेंज हो सकते हैं, होकर के क्वेश्चन बनाया जाता है। आपका जो है तरीका है, जो मूल ज्ञात कीजिए, मूलों का ज्ञात करने का तरीका वही रहेगा। आपका समीकरण का जो है नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बटा में कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/3 करके ऐसे बटा में कर देंगे, लेकिन आपका नियम जो है वही रहेगा, जो हल करने का नियम है इसका वही रहेगा, मूल ज्ञात करने का जो नियम है, नियम सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा। ऐसे भी कुछ संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, आपको संबंध ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते रहिए इसे और लगाते रहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 क्या है, अंक गणितीय, ठीक है, अंक गणितीय श्रेणी, ठीक है, अंक गणितीय श्रेणी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक एपी का प्रथम पद 2 है, ठीक है, और अंतर 3 है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद क्या किया, एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या है, ए = कितना दिया है, 2 दिया है, अंतर हो गया डी, हो गया डी, इसका कुछ दिया है 3 दिया है, देखिए यहाँ पे डी = 3 दिया है। तो ऐसे इसका 10वां पद, ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है आपको, एन का मान दिया है। तो ऐसे आप करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे एपी का मान पद दे देखिए, प्रथम पद 2 दिया है, यहाँ प्रथम पद 4 हो सकता था, 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, ऐसे दिया रहेगा, लेकिन पेपर का पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पे अंक एक्सचेंज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, 10वां पद पूछ लिया है, 5वां पद पूछ लेगा, ठीक है, यहाँ 5वां पद पूछ लिया, 4था पद पूछ लेगा, ऐसे पूछता रहता है। लेकिन मानी पेपर का पैटर्न आपका वही रहेगा, ठीक है, पेपर का पैटर्न वही रहेगा, बस वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, नंबर जो बदल के, लेकिन पैटर्न आपका वही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 22 क्या कह रहा है, किसी एपी के पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि ए = 5 और डी = 2 हो, ठीक है, एपी के 20 पदों का योग, ठीक है, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और यदि ए = 5 दे दिया है, डी = 2, देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन वही है, ठीक, जनवा वो 10वां पद पूछा था, यहाँ पे ए डायरेक्ट दे दिया है, डी डायरेक्ट दे दिया है, प्रथम पद नहीं बोला है, और डी का मान दे दिया है। देखिए क्वेश्चन वही है, करना काम वही है, सिर्फ 21 की तरह, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग तरीके से दिया है। तो बोले हैं ना कि पेपर का पैटर्न जो है क्वेश्चन का वही रहेगा, आपको सिर्फ भरमाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, सीधे कीजिए कि 1 4 7 10 एक एपी है। देखिए यहाँ पे आपको ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, डी का मान ज्ञात करके, ठीक है, आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है अपने कि एक दे दिया है, यानी पेपर का जो है आपका पैटर्न जो है वही रहेगा, क्वेश्चन का आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है, हल करना आपको आना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, किसी एपी के पहले 20 पदों का योग 500 और प्रथम 3 पद है, समानतः अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे डी अंतर ज्ञात करना के बोले कि अंतर बोला है। देखिए वहाँ पे मतलब इसमें ना आपको ए डी, ठीक, ए डी एन ए एन, इन्हीं चारों का जो है, ठीक है, यहाँ पे ए छोटा है, इन्हीं जो चारों का है इसी में आपको घुमाया फिराया जाएगा, ठीक है, इसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, यदि 7वां पद 13 और 13वां पद 25 है तो एपी का प्रथम पद अंतर क्या है। आप देखेंगे इस प्रकार ये सभी सारे जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आपके अपने बुक में जो है, ठीक है, बुक में देखकर ऐसे प्रश्नों का इन्हीं प्रश्नों का आप टिक कर लीजिए, ऐसे मार्क कलेक्ट करके उन्हें क्या किया, बार बार सॉल्व किए, ठीक है, बार बार सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन। और वैसे क्वेश्चन आपको बार बार आता है, तो हमने क्या किया है ना, 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर्स से जो भी प्रश्न, ठीक है, जो भी प्रश्न बार बार आ रहे थे उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है, ठीक है, और एक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाया है। तो आप
ऐसे टिक मार करके रख लिया गया, ऐसे टिक मारिए टिक मार कर रख लिया गया, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पर हम चैप्टर नंबर आगे हम अपना त्रिभुज में आ गए चैप्टर नंबर 6। ठीक है, देखिए हमारा चैप्टर नंबर है 6, चैप्टर नंबर 6 हमारा त्रिभुज में ट्रायंगल्स में आ गए। हमें क्वेश्चन नंबर 26 बन गया। क्वेश्चन 26 क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर रेखा ने दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। आपको यहाँ सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज का मेन यही है, त्रिभुज में क्या है मेन, सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्ध कीजिए कि समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में है। ठीक है, आपको सिद्ध करना आना चाहिए, बुक का प्रश्न है। ठीक है, अपने बुक में से इन प्रश्नों को टिक कर लीजिए, टिक करके बार बार लगाइए। ठीक है, बार बार लगाइए, आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना 3, 4, 5 है, तो सिद्ध करना है कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन एक और क्या हो रहा है, समान त्रिभुजों की समान भुजाएं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पे कह रहा है समान त्रिभुजों की समान भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तभी प्रश्नों को बार बार लगेगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा 30 क्या है, किसी त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। किसी भी त्रिभुज का आपका ट्रायंगल बना करके उसके पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को जो है कर्ण का स्क्वायर, ठीक, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो तो उन्हीं को आपको सिद्ध करना है किसी त्रिभुज को बनाकर। ठीक है, आगे हम चैप्टर नंबर 7 क्या है, निर्देशांक और ज्यामिति। इससे भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चनों को हम बताएंगे जो कि बार बार आ रहा है बोर्ड पेपर में। अब क्या क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो है आपके बुक में है प्रश्न, आपको बुक में आपको टिक मार लीजिए। ठीक है, बुक में जब टिक मारेंगे तो आप आसानी से हल करेंगे बार में, नहीं तो वीडियो देखने के बाद आपको कैसे मालूम चलेगा यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो आपने बुक में जो है ठीक है, बुक में आप इन्हीं क्वेश्चनों को टिक मार लीजिए। जब टिक मारेंगे तो आप दोबारा जब करेंगे तो आपको आसानी से हल करेंगे, आपको पता रहेगा ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 32, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, बिंदु 1,2 5,4 को जोड़ने वाली रेखाओं का अनुपात 3:1 अनुपात को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। जो आपका अनुपात वाला क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन पक्का आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का आता है, तो आपको अनुपात वाला क्वेश्चन आपको 3/1 के अनुपात में विभाजित करता है, बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार हल कीजिए, इस प्रश्न को आपको अपने बुक में टिक मार लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो रहा है, बिंदु 2,3 4,7 6,3 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए आता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो आप आसानी से सब ऐसे प्रश्न जानते हो, एकदम हलवा है, आप यदि हल करने आपको आ जाएगा ना, तो ऐसे प्रश्न आपको ना हलवा लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,3 4,6 7,10 एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। ठीक है, एक ही सीधा रेखा पर स्थित है। इसमें अगर हल कराते हैं तो हम आसानी से हल करके हर एक क्वेश्चन को आपको हम बता देते, तो आप हल कीजिएगा, अपने बुक में से टिक मार के आसानी से हल कीजिए। ये सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हल नहीं करा रहे हैं। ठीक है, बिंदु 1-1,2 3 3,2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन था त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये भी क्वेश्चन हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है। आपको यदि का क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा ना, तो आपको आसानी से हलवा लगेगा हल करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आगे क्या है, चैप्टर नंबर हमारा आ गया 8, चैप्टर हमारा नंबर 8 क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8 है। तो ठीक है, तो त्रिकोणमिति परिचय हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्या बोला है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, ठीक है, तो cos ए और tan ए ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे साइन हमारा ए दिया है, और बोला है cos ए ज्ञात कीजिए और tan ए ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू ये हमारा एक सूत्र है,
तो आपको इसी सूत्र को आपको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप प्रूव करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। यदि अगर आपको इसे क्वेश्चन नंबर 37 को करेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है, अगर समझ में आएगा तब। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए। त्रिकोणमिति के परिचय में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, यदि tan = 3/4 तो sin a cos a ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे a में क्या दिया था, sin a। देखिए यहाँ पे देखिए कि a में sin a = 36 में sin a = 3/5 दिया था। यहाँ पे देखिए tan a दिया है 3/4 दिया है, cos a और tan a पूछ रहा है। यहाँ देखिए sin a cos a। हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न वही है, sin a यहाँ पे है, यहाँ पे tan a, ठीक है। अब हल करने का तरीका अलग अलग होगा। अब यहाँ पे sin a पूछ रहा है, cos a पूछ रहा है, यहाँ पे cos a tan a, देखिए वही है, पर आपको घुमा दिया है, घुमा फिरा कर पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या बोल रहा है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के किसी दो मानों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का अनुपात होगा, अनुपातों का किसी दो संबंध ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना ही करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या बोला है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। हमने 50 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक देखिए ना, हाई या इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से और 5 से 10 क्वेश्चन हमने लिया है। किसी क्वेश्चन में 5, किसी चैप्टर से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी छाया 20 मीटर है और ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ऊंचाई 45 डिग्री है एक मीनार की ऊंचाई। देखेंगे आपने आपके बुक में है, तो ऐसे बुक में आप खोल के टिक मार लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को टिक मार लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, किसी टावर की ऊंचाई एक नाव की ऊंचाई के कोण, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक टावर 50 मीटर ऊंचा है तो नाव की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम हल करके बताते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे लगाइएगा टिक मार करके, ठीक है, लगाइएगा जरूर। आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, लगा कर कमेंट में बताइएगा कि आंसर आया कि नहीं आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला, एक विमान क्षैतिज भूमि में 60 डिग्री के कोण पर 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बुक में है, इसको टिक मार लीजिए और लगाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, किसी झंडे की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई 12 मीटर और उसकी छाया 403 मीटर है, तो सूर्य की ऊंचाई का कोण ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई का कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आप अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारा चैप्टर नंबर आ गया, देखिए हमारा चैप्टर नंबर 10 वृत्त आ गया, सर्कल, ठीक है, वृत्त आ गया, सर्कल। अब इससे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 क्या होगा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंब होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, तो आप ऐसे लगाइएगा, सर्कल से है, ठीक है, सर्कल से है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, ठीक है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त से किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं समान होती है, इसको भी सिद्ध करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आबादी का इन क्वेश्चनों को हल करेंगे ना भाई साहब, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, कहेगा वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये भी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर हमारा 11 आ गया। चैप्टर नंबर हमारा 11 से हमने 2-3 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का पृष्ठ के क्षेत्रफल आयतन, इससे कितना क्वेश्चन आता है आगे बताते हैं। हमारा 3 क्वेश्चन हमने लिया है इससे,
तीन क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आपका पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या बोला, त्रिज्या दिया है पर कुछ और दे देगा, यहाँ पे ऊंचाई दिया है कुछ और दे देगा, यहाँ पे आयतन पूछ रहा है कुछ और पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई की जगह पे आयतन दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, त्रिज्या के जगह में यहाँ पे त्रिज्या जो दिया है यहाँ पे आयतन दे देता है, यहाँ पे त्रिज्या पूछ लेता, तो क्वेश्चन ऐसा है, वैसे ही बनता है। ठीक है, कुछ देगा कुछ पूछेगा, कुछ देगा कुछ पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 के बाद एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, उसका आयतन देखिए पूछा है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे दिया है और यहाँ पे शंकु की मेन ऊंचाई दे दिया है, शंकु ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ऐसे एक शंकु हो गया, ये शंकु हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे शंकु हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इसको मेन ऊंचाई दे दिया है, एक तिर्यक ऊंचाई है ये वाली दे दिया है, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये वाली मेन ऊंचाई हो गई। ठीक है, ऐसे दिया गया है। अब पूछ रहा है इसका आयतन, इसका आयतन पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा एक अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसका उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। एक अर्धगोला है। ठीक है, एक अर्धगोला है, ऐसे बना जाता है अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन का जो सूत्र लगाएंगे आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो वो थे हमारे क्लास 10 के 50। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया था, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया था। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक, चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट का, यदि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, तो किसी और सब्जेक्ट चाहिए, PCM, ठीक है, चाहे फिजिक्स चाहिए, चाहे मैथ से चाहिए, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री से चाहिए, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ नहीं है, तो आपका क्या हो गया, आपका साइंस से। ठीक है, आप साइंस हो गया। ठीक है, आप साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, हिस्ट्री, वो हिस्ट्री वही हो गया, हिंदी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।